संयोग था या मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे, मैं संघ की शाखाओं में जाने लग गया और 5 साल तक निरंतर मैं शाखाओं में जाता रहा अपने छात्र जीवन में। और वहाँ पर निरंतर मेरा संपर्क संवाद स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी से रहा। 1975 में मैं पहली बार राजनीतिक मंच से मैंने बोलने का अवसर मिला। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये तय किया कि मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूँगा। कितनी ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण एक देश का निर्माण करने वाला समाज, जी जी, देश का मुख्य आर्थिक तंत्र का आधार समाज, वो समाज ओबीसी की श्रेणी में आ गया, पिछड़ गया धीरे। आर्य समाज की विचारधारा वो वेदों पर आधारित है जी। एक आरएसएस की विचारधारा वो कर्मकांड पर आधारित है। दोनों का तालमेल कैसे बिठाकर चल रहे हो आप? उनका अग्रतः चतुर्वेदा परस्ते सस्रम धनुर्वेदम ब्रह्म इदम शास्त्र शास्त्रादपि सरादपि। एक तरफ वेदों का ज्ञान है तो एक तरफ शक्ति का रूप फर्श है। शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही दुनिया का निर्माण होगा। काफ़ी लंबे समय से 11 साल से हमारी पार्टी विभिन्न आराध्य देव, विभिन्न समाजों के महापुरुष, जी जी, उनके बारे में सरकारी स्तर के ऊपर कार्यक्रम करती है। आज उस विश्व गुरु की तरफ भारत फिर बढ़ रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी की यही नीतियां हैं कि सबको सम्मान दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे आदमी रोजाना मिलते हैं कि जी हमारा भाई बीमार हो गया, हार्ट का अटैक आ गया, 2 स्टंट डलने थे, अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता तो हमारे लिए तो मरना ही मंजूर था। ओबीसी समाज में देश का सारा शिल्पकार समाज है जी, और यही कभी आर्थिक तंत्र का आधार था देश का। सोने की चिड़िया इसी ने बनाया था। एससी आयोग को भी अधिकार है, वो डीसी एसपी को कॉल कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इसी सेशन में ये पास हो गया है। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहता हूं, ठीक है आप श्रेष्ठ हैं, विश्वकर्मा की संतान हैं, लेकिन जब लोकतंत्र में गिनती होती है कि किस समाज की कितनी संख्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो संख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आता। जो हर्बर्ट स्पेंसर जो 1931 की जनगणना के जनगणना अधिकारी थे, जी जी, उन्होंने तो इस जातीय जनगणना में एक ऐसा कॉलम लिखवा दिया था, इसको समाजों को इस तरह से छिन्न भिन्न करने के लिए ये लिखवा दिया कि एक कॉलम में लिखवा दिया कि आपकी जाति अमुक जाति से ऊंची है या नीची है। जब हमारे लोग जो अंतिम पीढ़ी के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल नीचे पायदान पर हैं, जब ऊपर आ जाएंगे जातीय बंधन अपने आप टूट जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं रामचंद्र जांगड़ा। अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। बातें खरी खरी है लेकिन कहने का ढंग कई बार ऐसा हो जाता है, विवादों में फंसते हैं लेकिन जल्दी ही संभल भी जाते हैं। आज रेवाड़ी आए हैं। रेवाड़ी इन्होंने विश्वकर्मा समाज के लोगों की, जांगड़ समाज के लोगों की बैठक ली है। उस बैठक में इन्होंने निमंत्रण दिया है और आज एक खास दिन है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के मौके पर इनका इंटरव्यू हो रहा है, तो शुरुआत शिक्षक से करेंगे, इनके टीचर्स से करेंगे। तो सबसे पहले तो रामचंद्र जांगड़ा जी, आप राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। और सीधा सीधा आज ये शिक्षक दिवस है, इसलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। आपके राजनीतिक गुरु और एजुकेशन गुरु, उनके बारे में जानना चाहेंगे। आपके संस्मरण संक्षिप्त शब्दों में आप बता दीजिए। जितना कम समय लेंगे, छोटा जवाब देंगे, हम उतना ही आपको बताना है जी। देखिए, हमारे समय में, जिस समय हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेश किया, उस समय सारे ही शिक्षक गुरु होते थे जी, गुरु परंपरा ही थी जी। हमने देखा है, हमारे गांव से कुल 4 किलोमीटर के ऊपर दूरी के गांव से अध्यापक थे। आप बताते रहो, लोगों को आपका गांव भी पता लगेगा। हाँ, आपका और गांव, मेरा गांव खरकड़ा है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। और वो 4 किलोमीटर पर भी अपने घर नहीं जाते थे, रात को भी स्कूल में ही रहते थे और स्कूल में रात को हमें पढ़ाते थे और रात देर तक 10 बजे तक पढ़ा के सुबह 4 बजे फिर उठा के सैर करवाने के लिए जाते, मुंह धुलवाते, फिर बाद में पढ़ाते 3 घंटे। ये गुरु था बिल्कुल। हाँ, जो वो गुरु वाला, तो ये गुरु परंपरा थी। कोई ट्यूशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई खर्चा पानी कुछ नहीं था, बस इतना था, चाय के लिए दूध मंगा लिया टीचर ने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे समय में जितने भी शिक्षक थे वो सभी गुरु थे। तो सबको नमन है। सबको नमन है मेरा।
राजनीति में तो कोई न कोई हाथ पकड़ के जरूर लाया जी, होगा। तो राजनीति में कोई गुरु आपका होगा, उसको उसके बारे में आप बताइए। देखिए, राजनीति में मेरे दो आदर्श हैं। जी मैं जिस समय मैट्रिक करने के बाद रोहतक कॉलेज में गया, जी मैंने रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज, आजकल नेकीराम कॉलेज नाम है उनका, जी। वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। संयोग था या मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे, मैं संघ की शाखाओं में जाने लग गया और 5 साल तक निरंतर मैं शाखाओं में जाता रहा अपने छात्र जीवन में, और वहाँ पर निरंतर मेरा संपर्क संवाद स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी से रहा। मैं अपना राजनीतिक गुरु उनको मानता हूँ। जी जी, डॉक्टर मंगल सेन। डॉक्टर मंगल सेन, वो तो रोहतक इस बेल्ट में हाँ, पूरे में वो तो नायक थे वहाँ पे। तपस्वी थे, जी जी वीतराग थे, जी जी और एक योद्धा थे। जी जी। दूसरे गुरु मैं मानता हूँ 1975 में मैं पहली बार राजनीतिक मंच से मैंने बोलने का अवसर मिला। तो उस समय हमारे उपचुनाव था एक मुहिम में, जी जहाँ पर मैंने अपना करियर एक आरा मशीन के ऊपर एक मिस्त्री के रूप में, उसके मालिक के रूप में, काम भी खुद ही करता था, मालिक भी मैं ही था। जी जी। वहीं से शुरुआत की, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये तय किया कि मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, अपने यहीं से अपने आर्थिक करियर की परंपरागत काम करूंगा, परंपरागत लकड़ी काम का, से, बढ़ई हाँ। का, कारपेंटरी का। तो संयोग था कि मेरे आरा मशीन के सामने ग्राउंड था, वहीं पर जल से जुलूस होते थे, सभी कुछ राजनीतिक वहां पर स्टेज लगते थे। जी जी। तो जितने तक स्टेज लगते थे इतने तक मेरी आरा मशीन खरखड़ा गांव में थी? नहीं, महम में थी आरा महम मशीन। में, और महम वहीं, में जल से हाँ, वो जुलूस पिताजियों को पुराने टाइम की लगाई हुई थी। जी जी। तो वहां पर संयोग था 1975 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उस समय जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जी जी, उनको बुलाया विशेष तौर पर ओबीसी की जितने भी गांव थे, ओबीसी डोमिनेटेड, उनमें जाने के लिए। तो 3 दिन तक वो चुनाव में रहे और उनके साथ मेरी ड्यूटी लगा दी संयोग से। जी जी। तो उस समय मेरे मन में जो ज्योति जगी कि गरीब आदमी की मदद करनी। जनता पार्टी का जो गठन की बात चल रही थी, जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी थी, 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। ये इमरजेंसी से पहले थे, 3 चुनाव थे महम में, एक महम, एक रोड़ी, एक नू। जी जी। रोड़ी से चौधरी देवलाल चुनाव लड़ रहे थे, वो वैसे जीते थे। नू से चौधरी तैयब हुसैन चुनाव जीते थे जी। और महम से हमारे पंचायती उम्मीदवार थे अरसरूख बूरा, जी जी, वो जीते थे। तो आप पंचायती उम्मीदवार के साथ थे, क्योंकि हम एंटी कांग्रेस एक विचारधारा बन चुकी थी, संघ की शाखाओं में जाते थे। जी जी। तो इसलिए 3 दिन जो स्वर्गीय कर्पूरी जी के साथ जो रहने का अवसर मिला, उन दिनों में मुझे ये एक प्रेरणा मिली उनसे। उनको तो ओबीसी का माना जाता है कि हमने इस जो वंचित वर्ग है हमारा, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, इतिहास की ऑनर्स मेरे पास थी, तो मैं वो सारे इतिहास को तो पढ़ ही चुका था, लेकिन उनके सानिध्य में जाने के बाद पता चला कि कितनी ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण एक देश का निर्माण करने वाला समाज, देश का मुख्य आर्थिक तंत्र का आधार समाज, वो समाज ओबीसी की श्रेणी में आ गया, पिछड़ गया धीरे धीरे। वो कैसे आया? फिर उस इतिहास के ऊपर हमने पूरी तरह से गंभीरता से देखा, कर्पूरी जी की प्रेरणा से। तब मन में एक बात जगी कि इन लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, इन लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, यही जीवन का मकसद बना लिया। उसमें राजनीतिक कोई उपलब्धि प्राप्त हो ना हो, लेकिन उनके पर्पज के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए जो भी कदम हो सकता था, उसके लिए हमने संघर्ष किया, उसके लिए हम अड़े। मतलब राजनीति में, चुनावी राजनीति के लिए नहीं आए, राजनीति में ध्येय था कि ओबीसी के लिए कुछ काम करना, वंचित वर्ग के लिए कुछ काम। और मैं समझता हूँ डॉक्टर मंगल सेन जी के जो शुरू के संस्कार थे, वो मुझे बीजेपी में पुनः लेके आए। मेरा आधार यही था। मैं चौधरी बंसीलाल के साथ 15 साल रहा। अच्छा, जब बीच में मैं एक बार बात काट रहा हूँ आपकी, आर्य समाज से आप जुड़े रहे जी, तो यहीं पर इसका जवाब पहले आप दे दीजिए। मैं पहले भी कईयों से पूछता हूँ, जो आर्य समाज से, आर्य समाज की विचारधारा वो वेदों पर आधारित है जी, एक आरएसएस की विचारधारा वो कर्मकांड पर आधारित है। दोनों का तालमेल कैसे बिठाकर चल रहे हो आप? देखिए, वो गुरु द्रोणाचार्य से जब किसी ने पूछा कि आप एक तरफ क्षात्र धर्म, एक तरफ ब्राह्मण धर्म जी, तो उनका भी यही था कि ये तो शस्त्र और शास्त्र इकट्ठे चलते हैं जी।
परशुराम जी से जब पूछा कि एक हाथ में चारों वेद है, एक हाथ में फरसा है, ये क्या है? उन्होंने कहा अग्रत चतुर्वेदा परस्त सहस्रम धनु इदम ब्रह्म इदम शास्त्र शास्त्रादपि सरादपि। एक तरफ वेदों का ज्ञान है तो एक तरफ शक्ति का रूप फरसा है। शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही दुनिया का निर्माण होगा। लेकिन वेदों का ज्ञान तो कह रहा है कि मंदिर कर्म कांड इनसे दूर रहो, ओम है, हवन यज्ञ है, यज्ञ करो प्रतिदिन। तो मैं तो अपने घर में मेरे रोजाना यज्ञ होता है, रोजाना यज्ञ, रोजाना डेली। हमारी पुत्रवधू है दिल्ली में भी, मेरे फ्लैट में रोजाना यज्ञ होता है। चलिए अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और शिक्षक दिवस पर हमने बात की, आपके बारे में भी थोड़ा पर्सनल भी हम बात करेंगे आगे चल करके। सबसे पहले आज आप रेवाड़ी आए हो, रोहतक का निमंत्रण देने आए हो, तो वो जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कार्यक्रम है, रोहतक किस तरह का कार्यक्रम होना है और आप कहाँ कहाँ निमंत्रण देने जा रहे हैं। आज के जो आप आए हो, आज तारीख कितनी होगी? आज 5 तारीख। 5 तारीख होगी, तो 5 तारीख कितने तारीख का वो सम्मेलन है? 17 सितंबर का। 17 सितंबर। तो आप जो सम्मेलन की तैयारी में जो जुटे हुए हैं उसके बारे में बता दीजिए। मैं पूरा सरसा जिला, फतेहाबाद जिला और हिसार जिले का कुछ भाग, और कल जींद और सोनीपत जिले का काफ़ी भाग, और कैथल जिले में मैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आधा जिला में और आधा हरियाणा में कवर कर चुका हूँ। सम्मेलन की रूपरेखा क्या है? सम्मेलन है, सम्मेलन में ये भगवान विश्वकर्मा का 17 सितंबर का पूजा दिवस होता है, जिसको विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो काफ़ी लंबे समय से 11 साल से हमारी पार्टी विभिन्न आराध्य देव, विभिन्न समाजों के महापुरुष, उनके बारे में सरकारी स्तर के ऊपर कार्यक्रम करती है। लेकिन भगवान विश्वकर्मा के ऊपर कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने एकदम अपनी सहमति दे दी कि आप करिए, और हरियाणा सरकार की तरफ से भैया आयोजन किया जाएगा और आप इसमें जनता की तरफ जाके 17 सितंबर को चीफ गेस्ट रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो संयोजक मैं हूँ। जी। तो आज मेरा रेवाड़ी, नारनौल और झज्जर जिले का टूर है, क्योंकि बीच में 3 दिन के लिए हमारा दिल्ली में रहना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमें निर्देश दिया है कि आपको 3 दिन दिल्ली में रहना है। जी। तो इसलिए मेरे पास समय की कमी है, तो मैं 3 जिले एक दिन में कर रहा हूँ। मतलब युद्ध स्तर के ऊपर चल रहा है। कल भी मैं उधर से सोनीपत से शुरू करूंगा और फिर खरखोदा और बाधागढ़ होते हुए तब दिल्ली जाऊंगा। शाम को 7 बजे माननीय नड्डा जी के निवास पर सभी सांसदों को पहुंचना है। जी। तो एमपी साहब, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे। अभी जैसे आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं, सरकार जो पौराणिक पात्र हुए हमारे, उनको लेकर के, जो ऐतिहासिक पात्र हुए उनको लेकर के, जो जातीय स्तंभ, जो जातिगत राजनीति में समाज विशेष के, चाहे प्रजापत समाज के हो चाहे जांगड़ समाज के हो, उनके जो प्रेरणा स्रोत है, उनके जो प्रेरक महापुरुष है, उनकी जो जयंती, जन्म जयंती, पुण्यतिथि, इनका आयोजन कर रही, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित है या सामाजिक समरसता की कोई भावना है? आप किस दृष्टि से देखते हैं इन्हें? देखिए, जैसे 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी जी, और हरियाणा में भी सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि हम जो सरकार चलाएंगे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और फिर सबके प्रयास से ये देश ऊपर उठेगा। तो ये सबको सम्मान देने का जो एक विषय है इसमें, उनके संकल्प में, उसी के पूर्वक उसकी पूर्ति के लिए, ताकि सभी समाजों को लगे कि हमारा यहाँ पर सम्मान है। और संसार के अंदर यही सबसे बड़ी बात होती है। आदमी अगर सम्मान पूर्वक उसको भोजन करवाएंगे तो वो सूखी रोटी खा के भी सही आपके साथ सामंजस्य बिठा के रखेगा। जी। और अगर उसको घी और बूरा रख के और ऊपर डंडा लेके या गालियाँ देंगे तो वो उस रोटी को नहीं मानेगा। जी। तो ये एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि ये देश जब से रहा है, इसमें नीचे से नीचे की जो स्तर के ऊपर अगर कोई आदमी बैठा हो तो वो भी इसमें रिजिडिटी नहीं रही है। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि हमारी जो चतुर्वर्ण जो व्यवस्था थी, जी, तो उसका आधार कोई जाति नहीं थी। जी। चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो शिक्षक का काम करता है वो ब्राह्मण करता है, जो व्यापार और वाणिज्य का और खेती बाड़ी का काम करता है उसको वैश्य कहते हैं, जो देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए और प्रशासन के लिए काम करता है उसको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई, और जो सबका आधार है
वो स्तंभ जो है उसको शूद्र की संज्ञा दी गई है। तो लोग, शूद्र कोई नीची जाति नहीं है, शूद्र सेवक है, सबकी सेवा जिसने की है, लेकिन कर्म के साथ वर्ण बदलता रहता था। अगर कोई शूद्र वर्ण में काम कर रहा है और धीरे धीरे उसने अपने आप को इस तरफ तक कर लिया कि वो तो शिक्षक बनना चाहता है, तो वो ब्राह्मण वर्ण में चला जाता था। लेकिन एक जातीय जो व्यवस्था जाति की बजाय कर्म से प्रधान हमारे शास्त्रों ने यही माना है जी। और ये व्यवस्था जो बीच की जो व्यवस्था आई कि जो जिस सीढ़ी के ऊपर जाके बैठ गया उसने दूसरे के लिए रास्ता रोक लिया कि मैं यहीं पर स्थापित रहूंगा, और वो चाहे कितना भी बुरा कर्म करे तो वो ऊंची जाति का ही रहेगा। तो वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी जी जी कि जो ऊपर जाने के जो रास्ते थे वो जो रोक दिए गए, उसी वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग अछूत वर्ग में आ गया और ये देश उसी तरह से उसी वजह से गुलाम बना। जी जी, तरक्की रुकी देश की। और कितने अपने अक्षत्रिय वर्ण के ऐसी जातियां हैं जिनको आज हम अनुसूचित वर्ग में मानते हैं, वो लड़ाके हैं, हमारे सासी हैं, बावरी हैं, मीणा समाज है, कितने लड़ाके लोग हैं। तो उनकी हथियार चलाने की कला, उनकी युद्ध कौशल, उनकी छद्म युद्ध करने की कला, जैसे शिवाजी ने युद्ध लड़े थे जी जी। तो उनकी वो कला, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनसे हथियार छीन लिए गए, उनको तो नीचे का वर्ण मान लिया गया, उनको बैठा दिया गया कि ये तो नीची जाति है, इनको हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। कहाँ से गोरी, गजनी, दर्रा खैबर से, अफगानिस्तान के उससे वहाँ से आए और सोमनाथ मंदिर तक लूट के चले गए, रास्ते में किसी ने रोका नहीं उनको। जी जी। किसान खेतों में काम कर रहा है, अक्षत्रिय को अधिकार नहीं है हथियार उठाने का। कुछ लोग जो राजा महाराजाओं को पदवी पर बैठ गए, उन्होंने किलों तक अपने आप को कैद कर लिया है, ब्राह्मण वहाँ पूजा पाठ करवा रहा है और वो लोग देश को लूट के जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं है रास्ते के अंदर। ये इतनी बड़ी एक देश के साथ त्रासदी हुई लंबे समय से कि इस जातीय व्यवस्था ने जो हमारे देश के कितने हमारे गरीब भाइयों को अछूत मान लिया, जिसकी वजह से इस देश का इतना पतन हुआ हम मानते हैं, जो कभी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु माना जाता था। आज उस विश्व गुरु की तरफ भारत फिर बढ़ रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी की यही नीतियां हैं कि सबको सम्मान दिया जाए, सबको साथ लिया जाए। जांगड़ा साहब, अभी आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, आप मानते हैं, आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, इतिहास के बारे में समझते हैं। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जिन्होंने ओबीसी को लेकर के, वंचित वर्ग को लेकर के, दलितों को लेकर के, उनको समानता में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयास किया। आप भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की, नायब सरकार की ऐसी क्या उपलब्धियां बताएंगे कि भाई हमने ये कर दिया, ओबीसी इसलिए साथ है? आपने कहाँ पैरवी की, उच्च सदन में कितनी पैरवी हुई आपकी तरफ से, ओबीसी को लेकर आपने क्या किया, आपकी सरकारों ने क्या किया, केंद्र की और राज्य की? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं सम्मान का जिक्र कर रहा था जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मोदी सरकार ने दिया जी। ये को बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं, उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जी, जी कृषि राज्य मंत्री हैं हमारी सरकार के अंदर, जी जेडीयू कोटे से हो, जी नीतीश जी के कोटे से है। जी और जहाँ तक बात है राष्ट्रीय स्तर पर चाहो या हरियाणा के स्तर के ऊपर है, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि एक ओबीसी वर्ग से हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। ये भी कोई छोटा सम्मान नहीं है, जो जी, कल्पना नहीं कर सकते थे कि हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री हो सकता है। जी ये बहुत बड़ा सम्मान है। उसके साथ साथ जो नीतियां हैं, आज गरीब से गरीब आदमी को बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरियां मिल रही हैं। जी जितना सरकार का वेलफेयर स्कीमों का जो लाभ जाना होता है गरीब तक, जी और राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं लेकिन जाते 15 हैं, हाँ जी। 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गई है। आज डिजिटल पेमेंट है, सीधा सीधा उसके खाते में जाता है, चाहे वो उसकी बुढ़ापा, वृद्धावस्था पेंशन हो और चाहे और कोई लाभ। टाका लगना बंद हुआ है, टाका लगना बंद हो गया। जी जी। और देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड बने, ठीक है, कुछ देश के अंदर ऐसा तंत्र में होते हैं लोग, काफ़ी ऐसे हॉस्पिटलों ने पंजीकरण करवा लिया और वो उसने अपना एक बिजनेस बना लिया जी। वो काफ़ी सरकार के रडार के ऊपर हैं वो बातें, उनकी सबकी इलाज हो जाएगा उनका सबका। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे आदमी रोज़ाना मिलते हैं कि जी हमारा भाई बीमार हो गया, हार्ट का अटैक आ गया, 2 स्टेंट डलने थे, अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता तो हमारे लिए तो मरना ही मंजूर था, हम तो 2 लाख रुपए मतलब काफी फायदा हुआ। हाँ, हम तो 2 लाख रुपए इंतजाम कर ही नहीं सकते थे, रिश्तेदार लग के भी नहीं कर सकते थे। और
आज जो देश की जीडीपी बढ़ी है, देश का जो आर्थिक ढांचा, एक विकास की जो गति आई है, उसमें भारत कहाँ 2014 में 11वीं अवस्था से आज चौथी अवस्था के ऊपर आ गया। जी जी, इस पर बात करेंगे, जीएसटी पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी जी। का संकल्प है जी कि हम 26 तक तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे। जी जी और जो सबसे बड़ी बात जो ओबीसी को जो डायरेक्टली जो जी उसके साथ प्रभावित करती है, वो है मेक इन इंडिया। जी ओबीसी समाज में देश का सारा शिल्पकार समाज है जी और यही कभी आर्थिक तंत्र का आधार था देश का। सोने की चिड़िया इसी ने बनाया था। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। औरंगजेब के समय में भारत की विश्व व्यापार में 33% हिस्सेदारी थी। अंग्रेज जिस समय छोड़ के गए उस समय 1.4% बची थी। अच्छा, कम हो गई बिल्कुल ही। कुल 1.4% बची थी। जितना कच्चा माल था वो इंग्लैंड के कारखाने में गया, वहां से पक्का माल बन के आ गया। देश के शिल्पकार का हाथ का काम बिल्कुल समाप्त कर दिया उन्होंने। वरना पूरी दुनिया के अंदर दक्षिण भारत का मसाला, उत्तरी भारत की शिल्पकलाएं और बंगाल का कपड़ा प्रसिद्ध थे, यही निर्यात होते थे। यही देश के आर्थिक आधार थे। इसी की वजह से सोने की चिड़िया था देश। क्योंकि कृषि में तो जिस समय 40 करोड़ की आबादी थी देश में, उस समय भी पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। जी जी जी, विदेशों से अनाज मंगवाते थे हम जी। और कृषि आज उन्नत है, लेकिन उसके साथ साथ देश की आबादी भी बढ़ी है। लेकिन हमारा देश आत्मनिर्भर है आज खाद्यान्न के मामले में, लेकिन किसान आज भी कहता है कि कृषि घाटे का सौदा है। तो कृषि के कारण देश अनाज भरने के तो लायक हो गया, पेट भरने के तो लायक हो गया जी, उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन देश की हम ये समझें कि आर्थिक तंत्र में कृषि का कोई बड़ा योगदान देश के जो जीडीपी बढ़ाने में, जीडीपी बढ़ाने में। जी जी, हाँ, ठीक है कि हमारा खाद्यान्न का संकट, किसान ने मेहनत की है, सरकार ने उसकी योजनाओं के ऊपर काम किया है। नए नए नहरों की सिंचाई की योजनाएं बनी। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल का हीरा तो एक स्वर्ण काल के रूप में माना जाएगा, जी जी, जहाँ पर 500 फुट की ऊंचाई के ऊपर लिफ्ट इरिगेशन से खेती होने लगी है हरियाणा प्रदेश में। जी जी। तो काफी लोगों ने इसमें योगदान दिया है अपने अपने कार्यकाल में। और उसमें उन्नत चौधरी बंसीलाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई हिसार में। उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उन्नत बीज नहीं थे। जिस एकड़ में 25 मण अनाज होता था, आज उसमें 75 मण अनाज होता है। उन्नत बीज आ गए। फिर उसके साथ साथ कृषि के उपकरण ऐसे आ गए जिसमें बिजाई में काफी बदलाव आ गया। जी जी। किसान ने मेहनत की तो उसके साथ साथ देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि सरप्लस हमारे पास है। लेकिन जो शिल्पकार था, मेक इन इंडिया का जो काम था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था। नेहरू ने बड़े उद्योगों में देश की आर्थिक विकास की तस्वीर देखी जी। और यही कारण था कि आम जो कारीगर था गांव का, वो धीरे धीरे बिल्कुल ओबीसी की अवस्था में आ गया, वो पिछड़ गया, जो कभी समाज में अगड़ी अवस्था में था। जी जी। अब मैं कई बार मिसाल देता हूँ, भाई चाकू की जरूरत पड़े इंग्लैंड से मंगाओ, पिस्टल की जरूरत पड़े स्पेन से मंगाओ, कंप्यूटर की जरूरत पड़े, कैमरे की जरूरत पड़े जापान से मंगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े तो स्विट्जरलैंड से मंगा लो, कार की जरूरत पड़े से तो कोरिया से मंगा लो। वो देश का शिल्पकार क्या करेगा फिर? देश को जरूरत है, देश को स्वदेशी की जरूरत है। अच्छे से बताया। लेकिन अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था थोड़ी देर पहले, आपके ही समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुशीराम जहांगीर, अभी एक सवाल उठाया उन्होंने कि 27% हमको ऊपर नहीं मिल रहा है, जो 27% है। और राहुल गांधी भी लगातार इस सवाल को उठाते रहे कि भाई सेंटर में, स्टेट में जब हम देखेंगे सचिवालय स्तर पर जो सेक्रेटरीज हैं, आईएएस आईपीएस की बात हो रही है, 6% भागीदारी भी नहीं है, जिनको हम कहते हैं ओबीसी, एससी, दलित वर्ग जो है। तो ये जो अंतर आया हुआ है, असमानता है, ये किस वजह से है? और आपको पैरवी करने के लिए कहा है, कोई सरकार 27% भी पूरा नहीं दे पा रही है। आबादी बताते हैं कि ओबीसी की 50% से अलग है, 27 भी मांगना पड़ रहा है। मतलब एक भिखारी की भूमिका में दाता आया हुआ है। ये विचित्र बात नहीं है? जिन्होंने जो देने वाले हैं, मतलब 50% जिनके पास ताकत है, वो तो सरकार है, वो मांग रहे हैं, वो भी 27% मांग रहे हैं, अपनी आबादी जितना भी नहीं मांग रहे। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें महेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आरक्षण का विषय है, प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं। बल्कि कांग्रेस ने तो कई बार ये भी शगुफा उड़ाया था कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर रही है। जी जी। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि कोई आरक्षण वो साफ हो चुका था।
अब राहुल गांधी की आपने बात की है, इतने लंबे समय तक सरकार 2014 तक तकरीबन, बीच में कुछ जनता पार्टी का कार्यकाल 4 महीने चंद्रशेखर जी रहे, कुछ समय के लिए गुजराल जी 5 रहे। दशक तो पूरे ही लगा लो, हाँ, कांग्रेस ही थी जो। तो 5 दशक तो वही रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रहे। देश में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने IIM बने, कितने IIT बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, उसमें रोस्टर प्रणाली का क्या आधार रहा, क्यों ये लोग नहीं दे पाई कांग्रेस। आप नहीं जो दे कहना पाई। चाह रहे बिल्कुल ठीक है नहीं बात। दे पाई ना। हाँ, कांग्रेस पीछे, ये अब राहुल गांधी हाँ, कहने लगे हैं। अब कांग्रेस का कार्यकाल देखोगे तो भी वही पोजीशन थी जो अब है। हाँ, अब इनको जी। ओबीसी याद आई है। क्यों? क्योंकि ओबीसी के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे जी और वो आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते थे। अब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देख लिया कि हमारा भला कहाँ है, बुरा कहाँ है, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के मोदी जी को अपना लिया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपना लिया, तो कांग्रेस का सफाया हो गया। तब इसलिए कांग्रेस को चिंता हो रही है जो अब उसको लगातार। कांग्रेस को चिंता हो रही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो जमीनी स्तर के ऊपर सही करेंगे। मैं मानता हूं हरियाणा में एक अनोमली है, क्लास 2 और क्लास 1 में जो है वही 10 और 15 है, जबकि क्लास 1 से क्लास 4 तक एक ही पैटर्न होना चाहिए। जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार चर्चा भी हो चुकी है, और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि ये जल्दी इस बात का समाधान हो जाएगा। जी। मेरी एक बहुत बड़ी डिमांड थी, लंबे समय से कई मुख्यमंत्रियों से मैंने की थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास के ऊपर एक बैठक थी, उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी बैठक थी। मैंने कहा जब भी हरियाणा में किसी ओबीसी के ऊपर कई एट्रोसिटी हो जाती है, अत्याचार हो जाता है, तो एक मैं हूं, एक मुख्यमंत्री जी हैं, ओबीसी के और भी नेता हैं, लेकिन मुख्य तौर के ऊपर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। दिनों रात मेरे ही फोन बजते हैं ज़्यादा, हमारे प्लाट पर कब्जा कर लिया, हमारे घर गिरवा दिए, हमारा गली रोक दी, हमारा ये कर दिया, जो कुछ भी है मेरे पास दिनों रात फोन आते हैं। हाँ, आप तक अप्रोच करते हैं तो मैं मानता हूं कि समस्याएं वही आती हैं जहां समाधान दिखाई देता है। जी। जहां समाधान दिखाई नहीं देगा तो समस्या जाएगी नहीं, और मैं उनके लिए काम भी करता हूं, दिनों रात मेरा फोन ऑन रहता है। अब मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा था कि जी कहीं महिला के ऊपर कोई एट्रोसिटी हो जाए तो महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। हाँ, वो लेना चाहिए। हाँ, इसी तरह SC आयोग को भी अधिकार है, वो DC SP को कॉल कर सकते हैं, लेकिन OBC आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इसी सेशन में ये पास हो गया है। ये बड़ी बात है आपकी। अभी गवर्नर के साइन हो जाएंगे। जी। और जो महिला आयोग को SC आयोग का अधिकार है वो OBC आयोग को अधिकार हो जाएंगे। अच्छी बात, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। यही एक विजन होता है। और ठीक है, हमें मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, उसमें अपने OBC के बहुत बच्चे आए हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जी। ये ठीक है कि रिजर्वेशन में क्लास 1 और 2 में जो कमी है जी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं 4 साल तक चेयरमैन रहा, मेरे सामने ही HSC के चेयरमैन का भी निवास था चंडीगढ़ में। जी। जितने बच्चे OBC समाज के जनरल की मेरिट को क्रॉस कर गए, जी, उनको सबको जनरल की मेरिट में ही कंसीडर किया गया, उनको OBC के आरक्षण कोटे से नहीं लिया गया। तो OBC को 1.5 लाभ मिल गया। जो मेरिट को क्रॉस कर गए वो जनरल में आ गए, जो नीचे रह गए वो OBC में आ गए। जी। ये व्यवस्था हमारी सरकार में हुई है, पहले नहीं थी बिल्कुल। जी। नहीं, अच्छी बात है आपने जो बताई है। जांगड़ा साहब, हरियाणा बाढ़ की चपेट में है, सभी जानते हैं, और मूल कारण, चाहे पिछली सरकारों की बात हो चाहे इस सरकार की बात हो, मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा, एक चीज निकल करके आ रही कि रास्ते सारे के सारे जो जहां से जल मार्ग थे, जो परंपरागत रास्ते थे नदियों के, नालों के, वो रोके गए हैं हरियाणा में। और आप इसके पीछे क्या मानते हैं? बाढ़ जो आ रही है, प्राकृतिक आपदा तो है, अतिवृष्टि भी है, लेकिन क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है? गुरुग्राम में जैसे जलभराव हो रहा है, सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठ रही है। 2 लाइन में इसको कह देता हूँ जी। बढ़ती हुई आबादी जी और अनप्लान डेवलपमेंट। जी। तो वो है कारण, जो वो कॉलोनाइजरों ने धड़ाधड़ जमीनें खरीद ली। जी। उनको अच्छे भाव में बेच के करोड़ों अरबों रुपये कमा लिए, डेवलपमेंट का जिम्मा सरकार के पास छोड़ दिया। विदेशों में मैं 2-3 देशों में गया, वहां पर आप 1 फीट भी भर्ती नहीं कर सकते।
जिस लेवल पर आपका प्लॉट है उसी लेवल पर आपको घर का निर्माण करना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रकृति ने सारा फ्लो अपने आप बनाया हुआ है। बारिश तो आज थोड़ी होने लगी, बारिश तो जब से सृष्टि बनी है तब से हो रही है, और तभी से पानी फ्लो होके जा रहे हैं। तो वहां पर ये नियम है कि आप 1 फुट भी भर्ती नहीं कर सकते। जिस लेवल पर आपका प्लॉट है उसी लेवल पर आपका मकान है, तो फ्लो अपने आप ही जा रहा है, अवरोध है ही नहीं। तो ये अनप्लान डेवलपमेंट और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा कारण, ये बड़ा कारण है। अब हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं, और एक जो विषय आता है ओबीसी की सूची में, जांगड़ा, जांगेड़, ये जो शर्मा लिखते हैं बहुत सारे, जो ये भी क्या ओबीसी की सूची में है, आता है? नहीं है। अच्छा, नहीं आता। तो जो मैं बिहार में भी गया हूँ, अभी गया था पिछले दिनों, 3 मैंने जनसभा की हैं, बेगूसराय में और पटना में और गया में। वहाँ पर सारा बड़ा ही शर्मा जी लिखता है। जी जी। मुझे शर्मा जी से कोई एतराज़ नहीं है, और कोई किसी से हमें कोई चिढ़ नहीं है, कोई वो द्वेष नहीं है। दरअसल क्या है, आज संख्या के आधार पर निर्णय भी किए जाते हैं। जी। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहता हूँ, ठीक है आप श्रेष्ठ हैं, विश्वकर्मा की संतान हैं, लेकिन जब लोकतंत्र में गिनती होती है कि किस समाज की कितनी संख्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो संख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आता। अगर हम जांगड़ा, जांगेड़, सुथार, धीमान, पांचाल लिखेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ ये विश्वकर्मा क्लास से व्यक्ति है। जी। अगर हम शर्मा जी लिखेंगे, ठीक है, लिखे, हमें कोई ब्राह्मण से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारी गिनती वहीं पर हो जाएगी। ये इस तरह मतलब सिर नहीं गिन पाएंगे, सिर नहीं गिन पाएंगे। जी। और उसके लिए जो योजना बननी चाहिए वो योजना नहीं बनेगी। अभी 2-3 सवाल और हमारे हैं, फिर समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम। जातिगत जनगणना पर हमको आपसे बात करनी है, और दूसरा जो है जीएसटी में, जो अब जीएसटी 2 बड़ा बदलाव किया, इसको लेकर के बात करनी है। तो पहला सवाल है जातिगत जनगणना को लेकर के। पहले सरकार बैकफुट पर थी, राहुल गांधी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे। अब सरकार फ्रंट फुट पर आई है, और जो राहुल गांधी का मुद्दा था उसको लेकर के पैरवी कर रही है और जातिगत जनगणना करवा रही है। पहले क्यों चुप्पी रही, फिर मुखर होकर के फैसला क्यों हुआ? चुप्पी नहीं थी, समय की इंतजार थी, और समय के ऊपर निर्णय करना था। और भारतीय जनता पार्टी के कोई ये सोचता हो कि राहुल गांधी कहता रहा और उसके दबाव में ये हो गया। राहुल गांधी तो जैसे मैंने कहा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। जी जी। 1931 के बाद कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। ये तो मैं एक बीच में तो बात बताऊं, मैं नायब सैनी का इंटरव्यू कर रहा था, उनको कहीं ना कहीं भनक थी। जो केंद्र सरकार का फैसला हुआ उससे कई महीने पहले मुझसे बातचीत में उन्होंने संकेत दिया था कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। ये तो आया तो था संकेत। ये सभी के आभास में था कि प्रधानमंत्री जी खुद इस विषय के अंदर सोच रहे हैं कि देश में हमें पता होना चाहिए कि हमारे ओबीसी समाज में कितने लोग हैं, एससी समाज में कितने लोग हैं, आज किस समाज की क्या अवस्था है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक। वो सारी जानकारी तभी आएगी क्योंकि जातीय आधार समाज का हमारा बहुत पुराना है। और अंग्रेज जो हर्बर्ट स्पेंसर, जो 1931 की जनगणना के जनगणना अधिकारी थे, जी जी, उन्होंने तो इस जातीय जनगणना में एक ऐसा कॉलम लिखवा दिया था, इसको समाजों को इस तरह से छिन्न भिन्न करने के लिए ये लिखवा दिया कि एक कॉलम में लिखवा दिया कि आपकी जाति अमुक जाति से ऊंची है या नीची है। अच्छा, अब बताइए अपनी जाति को नीची कौन बताएगा? मतलब ये तो बहुत विचित्र बात कर रही थी। समाज को तोड़ने की एक योजना थी अंग्रेजों की, समाज को तोड़ने की। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अगर हम अनुसूचित समाज को ईसाई बना देंगे तो उनका समाज में एक रुतबा बढ़ जाएगा, समाज में सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन अंग्रेज हैरान रह गए कि जातीय व्यवस्था यहाँ पर इतनी सुदृढ़ थी, जिन शूद्रों को उन्होंने ईसाई बनाया, उस शूद्र समाज ने, अनुसूचित समाज ने उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि ये तो मलेच्छ हो गया, अभी हमारे मतलब के ही नहीं रहे। मतलब कमाल की बात है जो वो मतलब तो उससे भी नीचे चले गए ईसाई बनने के बाद। जी 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 जी। तो अंग्रेज तो हैरान थे कि जितना सुदृढ़ आधार जातीय का है कि हम तो सोच रहे थे ईसाई बनाने के बाद इनको समाज में ऊंचा दर्जा मिलेगा, वो तो उसी की जातियों ने बहिष्कार कर दिया उनका। अब हमारा सवाल ये आ रहा था, हम जाति विहीन समाज की रचना के पक्षधर रहे हैं कि ये ओबीसी, अति ओबीसी, बीसी, पिछड़ा, दलित, अति दलित, महादलित,
कब तक चलेगा? आखिर कोई तो इसका समाधान होगा। मनुष्य समानता की धरातल पर कब दिखाई देगा? आप भी अब इसके कह रहे हो जाति, हाँ यस, अंग्रेजों मैं का। इसका वो आपको जवाब देता हूँ। जी जी दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का जो लक्ष्य लिया था, जी जी अब आप देखिए हमारे समाज का एक लड़का आईएएस हो गया, जी जाति बंधन टूट गया, अगले ही दिन जाट समाज के लोग रिश्ते के लिए आ गए, भाई हमारी लड़की भी आईएएस है, आप रिश्ता ले लो, टूट गया जाति बंधन। अब जो मेडिकल में बच्चा, मैं बीच में एक जगह बात काटूंगा आपकी। हाँ। अनुसूचित जाति की लड़की को तो ले लेते हैं, किसी को जो अनुसूचित जाति, अपनी लड़की उच्च जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति को देने के लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। कोई अपवाद एक देखिए जहां पर सामर्थ्य को नहीं दोष घुसाएं, जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है ना तो उसको कोई दोष नहीं होता है। मतलब आपको लगता है उच्च पद पे जो पहुंचेंगे, जब हमारे लोग जो अंतिम पीढ़ी के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल नीचे पायदान पर हैं, जब ऊपर आ जाएंगे जातीय बंधन अपने आप टूट जाएंगे। जी जी ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हो रहा है। मेडिकल के अंदर कोई एमबीबीएस छात्र होता है डॉक्टर, तो एमबीबीएस ही ढूंढता है, वो जाति नहीं देखता है, उसको एमबीबीएस ही ढूंढता है। इंजीनियर को ही ढूंढता है, जी 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 आईएएस को ही ढूंढता है। अपने हुड्डा के कार्यकाल में डीजीपी साहब थे रणजीव दलाल जी, जी जी उनके दामाद आईपीएस है, लेकिन वो तो अनुसूचित जाति के हैं। जी जी कोई बात न, बंधन नहीं, क्योंकि वो आईपीएस तो आईपीएस को ढूंढेगा। हाँ, तो मतलब ये है कि आपका ये मानना है जैसे जैसे समर्थ को नहीं दोष घुसाई, जैसे जैसे ऊपर जैसे लोग समर्थ हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि एक हमारे हरियाणा में देसी सी मिसाल है, जी जी, कि हिणे की बहू सबकी भाभी। सबकी बहू, ठीक है। तो और बाबा साहब ने यही कहा था कि जो आदमी जितनी ऊंची मंच के ऊपर बैठा है उतनी दूर तक देख सकता है, नीचे कुएं के अंदर बैठा हुआ क्या आदमी देखेगा? उसको बाहर आना पड़ेगा। हाँ, जब वो बाहर आ जाएगा तो सबको दिखाई दे जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा कहाँ खड़े। हाँ। तो जांगड़ा साहब, अब एक जीएसटी पर बात करते हैं, वही जातिगत जनगणना जैसा ही है। जीएसटी को लेकर सरकार जिद कर रही थी, पैरवी कर रही थी। निर्मला सीतारमण को हम सुनते थे, मोदी जी को सुनते थे, और अब वाहवाही लूट रही है। अभी 2 दिन से देखिए आप देश में क्या माहौल है। विपक्ष भी कहीं न कहीं थोड़ा सा सशर्त स्वागत कर रहा है, कंडीशनल उसका जो है स्वागत कर रहा है। तो जीएसटी को लेकर के क्या कहेंगे, जो अब जो फैसला आया है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा कभी भी। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वो चिल्लाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी उसको मन में रखते हैं कि कब करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, विपक्ष को थोड़ा नाजायज भी दबाते हो। अब जैसे प्रधानमंत्री की माँ का मुद्दा है, किसने गाली दी? कोई राहुल गांधी ने दी नहीं, कोई कांग्रेसी नेता ने दी नहीं, एक कोई व्यक्ति है, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, सजा दिलाओ। उसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई, बिहार बंद कहाँ से आ गया? आपको लगता है मोदी की माँ को? मानते हैं कि मैं वैसे तो मैं बिहार में ही था उस दिन। जी जी, हमारी संसदीय समिति गई हुई थी जब ये मुद्दा उठा था। तो ये मुझे भी एक्चुअली ये नहीं पता कि किस तरह का कौन आदमी था। ऐसी बात निंदनीय है, जिसने भी कहा। हाँ। लेकिन माँ तो माँ होती है। हाँ। मैंने तो एक बार इंटरव्यू में कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई भी अर्जुन को अर्जुन ही कौनते ही बोलते हैं। जी जी, कृष्ण को भी यशोदा नंदन या देव के नंदन ही बोलते हैं। माँ के नाम से हमारी तो पहचान रही है। जी जी, दुर्योधन को भी गांधारी पुत्री बोलते हैं, गांधारी नंदनी बोलते हैं। तो माँ तो आदरणीय होती है, वो प्रधानमंत्री की हो या मेरी हो या और किसी छोटे से छोटे आदमी की। चलिए, पीएम की माँ का सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। माँ का तो होता ही होता है। जी जी, और वो अब स्वर्ग में है, उनको लेकर के इस तरह की कोई भी टिप्पणी निंदनीय है। हम बिल्कुल जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी हमारा अंतिम सवाल है। राज्यसभा में, उच्च सदन में रामचंद्र जांगड़ा ने किस विषय को लेकर समाज की पैरवी की, किस विषय को लेकर के आपने ऐसा कौन सा विषय उठाया जो समाज हित में रहा, वो विषय आपसे जानना चाहेंगे। मतलब आप राज्यसभा में गए जी, शुरू में जाते ही अपने संबोधन में कहा था, देखा मैंने स्टैचू थे पार्लियामेंट में, बाहर भी अंदर की गैलरी में भी। हमने पूछा भाई ये स्टैचू किसने बनाए हैं? तो सबने चाहे राम सुथार ने बनाए जी, हमारे समाज के। जी जी, तो मैंने कहा भाई हम तो पार्लियामेंट में तो थे लेकिन स्टैचू के रूप में थे। जी जी जी, अब मैं जिंदा आया हूँ। जी जी, तो हम समाज की आवाज को बुलंद करेंगे और
मेरी पार्टी का भी हमेशा रहता है कि आप जिस वर्ग से जुड़े हो उसकी बात को कहो, उसकी समस्याओं के बारे में बताओ, ताकि सरकार के संज्ञान में आए ये सारी बातें। जी तो मैंने लोहार समाज की भी बात की, मैंने गाड़िया लोहार समाज की भी बात की, मैंने किन्नर समाज की भी बात की, मैंने बढ़ई समाज की भी बात की, मैंने सोनकार समाज की भी बात की। वे 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आने से पहले गांव के सोनार की क्या हालत थी, और आज सारा काम रिलायंस ज्वेलर, तनिष्क ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर्स इनके पास चला गया। जी जी, गांव का सुनार तो बेचारा कारीगर है लेकिन मजदूरी कर रहा है। मतलब ओबीसी की आवाज उठाई हाँ, आपने। कुम्हार के बारे में बात की, भाई भट्ठे का मालिक कुम्हार को होना चाहिए था, वो तो गधे लेके मजदूरी कर रहा है बेचारा। उस मिट्टी की कला का तो देनदार वही है। जी जी, तो सबके बारे में मैंने बात की है, जितने भी हमारे ओबीसी समाज के, बीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी के भी, जैसे अपने मैंने एसटी के बारे में भी बात की, गाड़िया लोहारों के बारे में। ये भी कहा भाई कुछ जातियां हरियाणा में भी ऐसी हैं जिनको एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। जी जी, उनके सपेरा है, सिकलीगर है, सिंगी काट है, बाजीगर है, गाड़िया लोहार है, इनके पहनावा, परंपरा, सारी चीजें एसटी समाज को कवर करती है। आखिरी कहकर एक आखिरी सवाल, रामचंद्र जांगड़ा क्या चाहेंगे? राज्यसभा जैसे सदन में बाईपास जाना, लोकसभा मतलब विधानसभा, चुनावी राजनीति, संगठन की राजनीति, या बाईपास वाली राज्यसभा जैसी राजनीति, क्या पसंद करेंगे? देखिए महेश जी, मेरा पिछला इतिहास है, आपने देखा है, मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, और मुझे राज्यसभा की चेयरमैनों की बहुत पेशकश होती रही। मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता था कि सदन में हम आवाज बन के ओबीसी के रहें। जी लेकिन मैं 2004 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मेरा बेस यही है, मैंने जैसे बताया, मैं संघ का कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक रहा। डॉक्टर मंगल सेन को मैं आदर्श मानता हूँ, और इसी वजह से मैं 2004 में जब चौबी बंसीलाल ने कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया, तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ, और मैं अपने मूल, जो मेरा स्थान जो बनता है, जहाँ पर जो मेरी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाई नहीं कभी, तो मैं वहीं पर रहूंगा। तो मैं बीजेपी में आ गया था, और मैंने संकल्प कर लिया था कि जो निर्णय मेरे बारे में होगा वो पार्टी का होगा, जी जी, मेरा निर्णय नहीं होगा। और पार्टी ने चुनाव के लिए कहा, मैंने चुनाव मैदान में उतरा। गोहाना से अच्छी वोट आई। जब जीतना था मुझे 50,000 वोटों से, मेरी टिकट कट गई। मैंने कोई विद्रोह नहीं किया, ना मैंने कभी राज्यसभा की डिमांड की, ना कभी चेयरमैन की डिमांड की। अब मेरा समर्पण पार्टी के साथ है। वो मुझसे जहां पर काम लेना चाहे मैं उसी में अपने पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण से काम करूंगा। दोस्तों, आपने रामचंद्र जांगड़ा को सुना। इन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की है। इतिहास के स्टूडेंट है, तो इतिहास को लेकर के भी काफी कुछ इन्होंने जानकारी दी है। आपका एक बार फिर धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू।